हेलो बच्चों, आज के अध्ययन का जो हमारा विषय है वो है मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था। और इसका जो काल माना जाता है वो माना जाता है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक। तो इस टॉपिक को या इस अध्याय को हम दो भागों में बांटकर फिर उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आज के जो वीडियो लेक्चर में हम कृषि और के साथ साथ शिल्प और व्यापार के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है इस काल में उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और अगले वीडियो लेक्चर में इस काल में हुए विदेशी व्यापार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर कालीन भारतीय इतिहास में केंद्रीय सत्ता के विखंडन का युग माना जाता है, क्योंकि मौर्यों के पतन और जो चौथी शताब्दी ईस्वी में जब गुप्तों का उदय हुआ उससे पहले यहाँ कोई भी एक ऐसी सत्ता नहीं थी जो संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांध सके। अगर बात करें उत्तर में, तो उत्तर में इस समय शुंगों का उदय हुआ था। उसके बाद पहलव, यूनानी, शक और कुषाण शक्तियों ने न्यून या अधिक मात्रा में भारत में प्रवेश किया। और इन सारी शक्तियों में केवल कुषाणों ने ही कई शताब्दी तक उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर शासन किया था। और यद्यपि वो मध्य एशिया से जुड़े हुए थे, इसलिए उनके समय में आर्थिक विकास की परंपरा को पुनर्जीवन मिला। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण में सातवाहनों की शक्ति का उदय हुआ था और जो विदेशी व्यापार करने में सिद्धहस्त थे। पूर्व में कलिंग में जो खारवेल था उसने इधर उधर धावे बोलकर धन एकत्रित अवश्य किया था, लेकिन उसने उस धन को सिर्फ अपनी राजधानी को ही अलंकृत करने में लगाया। कुषाण काल में नाग और वाकाटक और कुछ शस्त्रोपजीवी जाति जैसे कि अर्जुन नायन, योद्धे, माद्र, आभीर, खरपरिक आदि ने विभिन्न प्रदेशों में अपनी सत्ता को बनाए हुए थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी इसके बारे में हमें बहुत अधिक उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इस समय हमें जो अधिकांश जानकारी मिलती है वो स्मृतियों से और धर्मशास्त्रों से होती है, क्योंकि इस समय अधिकतर स्मृति और धर्मशास्त्रों की रचना हुई, जिसमें हम मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद और पाराशर स्मृति की गिनती कर सकते हैं। अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो चरक और सुश्रुत संहिता, पतंजलि के महाभाष्य, गाथा सप्तशती, दिव्यावदान, मिलिंद पनो, साथ में ही जो अभिलेखी साक्ष्यों में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख और सातवाहनों के नासिक अभिलेख से हमें इस समय की आर्थिक अवस्था के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगर साहित्यिक ग्रंथों की बात करें तो प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका से हमें भारत का रोम के साथ जो व्यापारिक संबंध किस प्रकार के थे उनकी जानकारी मिलती है, जबकि टालमी की ज्योग्राफी से तत्कालीन व्यापारिक मार्गों की और व्यापारिक केंद्रों पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में एक अज्ञात लेखक की जो कृति है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, उससे हमें तत्कालीन भारतीय व्यापार का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से जस्टिन का जो ग्रंथ थे लाडाई जस्ट, उसमें भारत से निर्यात होने वाली जो चीजें हैं या पदार्थ हैं उनकी सूची हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि इस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसका आधार क्या थी। तो भारत प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए इस समय भी सामान्य जनों के लिए कृषि कार्य ही विशेष महत्वपूर्ण था। और कृषि को इतनी ज्यादा महत्ता प्राप्त थी कि कृषि कर्म को हानि पहुंचाने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। हमें जो इस तात्कालीन समय का जो ग्रंथ है मिलिंद पन्हु, उससे हमें जंगल साफ करके कृषि के निर्माण का उल्लेख मिलता है। साथ में ही हमें मनुस्मृति में ब्राह्मणों को अकृष्य भूमि दान देने के भी उल्लेख मिलता है, और इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय कृषि के विस्तार का प्रयास लगातार किया जा रहा था। दिव्यावदान में कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोग कृषि करते थे। सातवाहन अभिलेखों में हमें अन्य दान का भी उल्लेख मिलता है, जो सातवाहन राज्य में बढ़ते हुए उत्पादन का प्रमाण माना जा सकता है। कृषि के विकास के लिए
राज्यों की ओर से सिंचाई का प्रबंध करने का उल्लेख मिलता है। जैसे कि खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें हमें उसके द्वारा तनसूलिय नहर को कलिंग तक विस्तृत करने का उल्लेख मिलता है। और इसी प्रकार से जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के परिष्कार का भी उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में हमें ऐसे लोगों को मृत्युदंड दिए जाने का उल्लेख मिलता है जो कि जानबूझकर नहरों को तोड़ने का प्रयास करते थे। साथ में ही खेत की सीमा पर ताल या तालाब निर्माण करने का भी इस काल में सुझाव दिया गया है। चूंकि केंद्रीय सत्ता का अभाव था, तो इस समय भूमि पर व्यक्तिगत जो स्वामित्व है उसकी प्रधानता भी देखने को मिलती है। और मनुस्मृति में हमें इस तरह का उल्लेख मिलता है कि भूमि को या जमीन उसी की होती थी जो उसको तोड़ता था। और मिलिंद पन्नों का भी उल्लेख है कि भूमि का उपयोग करने वाला ही उसका स्वामी होता था। इस समय हमें अनेक साक्ष्यों से व्यक्तिगत रूप से भूमि दान का उल्लेख भी भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व को की ओर हमें संकेत देता है। अगर शुंग युग की बात करें तो इस समय अपनी भूमि को साधु सन्यासियों को दान दिए जाने का भी हमको उल्लेख मिलता है। दान में प्राप्त की भूमि पर सरकारी हस्तक्षेप का निषेध किया गया है। और नारद स्मृति के अनुसार राजा निजी स्वामित्व का मूल उच्छेद नहीं कर सकता था। यदि वह ऐसा करता था तो वह बृहस्पति के अनुसार अधर्मी होता था। मनु के अनुसार राजा के द्वारा दान में दी गई भूमि हस्तांतरित भी नहीं की जा सकती थी। सातवाहन अभिलेखों में भूमि पर राजा का स्वामित्व भी प्रकट होता है। राज परिवार के लोगों के पास पृथक रूप से भूमि होती थी, जिसमें से वो दान भी देते रहते थे। याज्ञवल्क्य में हमें भूमि अर्थव्यवस्था के 3 स्तर गिनाए गए हैं, और वो 3 स्तर थे: महीमती, क्षेत्र स्वामी और कृषक। राजा की भूमि और जन सामान्य की भूमि में अंतर होता था। जन सामान्य की भूमि का विक्रय के बाद स्वामित्व है वो हस्तांतरित हो जाता था, लेकिन राजा की जो भूमि थी उसके साथ ऐसा नहीं होता था। इस प्रणाली में भूमि प्राप्त करने वाला राजस्व का भोग कर सकता था, लेकिन वह भूमि का स्वामी नहीं होता था। और यह जो व्यवस्था थी वो शक और सातवाहनों के समय खूब प्रचलित थी। अब हम बात करते हैं कृषि के अलावा शिल्प और वाणिज्य की। तो कुषाणों, सातवाहनों के समय भारत के शिल्प और वाणिज्य का जो समय है वो समृद्धि का काल माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में हमें इतने प्रकार के कारीगरों का उल्लेख नहीं मिलता जितना कि इस अवधि के लेखकों के द्वारा किया गया है। मौर्य काल से पहले जो ग्रंथ था दीर्घ निकाय, उसमें हमें केवल 2 दर्जन व्यवसायों का ही उल्लेख मिलता है, जबकि मिलिंद पन्नों में हमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। इस समय के जो अगर मुख्य व्यवसायों की बात करें या शिल्प की बात करें तो सोना, चांदी, शीशा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा और कीमती पत्थरों से संबंधित जो शिल्प थे वो काफी प्रसिद्ध थे। इसके अलावा पीतल, जस्ता, सुरमे से संबंधित शिल्प का भी उल्लेख हमको विभिन्न प्रकारों से मिलता है। अगर इस तरह के शिल्पों का हमें उल्लेख मिलता है तो हमारे सामने एक तो खनन और धातु कौशल जो विकास इस समय उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और दूसरा हमको लोहे के काम के विषय में भी जानकारी मिलती है कि लोहे के काम के क्षेत्र में लोगों ने तकनीकी ज्ञान उनका जो स्तर था वो काफी उच्च कोटि का था। क्योंकि हमें कुषाण और सातवाहन काल से जो हमें उत्खनन से या जो स्थल प्राप्त हुए हैं उनसे परतों में हमें अनेक लोहे की कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, किंतु जो आंध्र का जो तेलंगाना क्षेत्र है वो इस संबंध में सबसे अग्रणी रहा। इसके अलावा कपड़ा बनाने, रेशम बुनाई की तकनीक और हथियारों और विलासिता की वस्तुएं निर्माण की तकनीक का विकास भी इस समय विशेष रूप से हुआ। मथुरा में एक विशेष प्रकार के कपड़े साटन का निर्माण हो रहा था, और ये जो साटन कपड़ा है इसके निर्माण का यह मुख्य केंद्र बन गया था। अगर दक्षिण भारतीय शहरों की बात करें तो दक्षिण भारतीय शहरों में कपड़े की रंगाई एक उन्नत शिल्प था, और इस क्षेत्र में जो तमिलनाडु में तिरुचुनापल्ली का उपनगर उरेयू में एक ईंट की रंगाई का एक कुंड मिला है।
ईंट से बना हुआ एक कुंड मिला है। इसके अतिरिक्त अरिकामेंडू में भी हमें इसी तरह से रंगाई करने वाले कुंड प्राप्त हुए हैं। और ये जो सारे के सारे कुंड हैं, ये पहली से तीसरी शताब्दी से संबंधित माने गए हैं। उस समय इन क्षेत्रों में करघे पर वस्त्र बनाने का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। साथ में ही इस काल में कोल के उपयोग से तेल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। इस काल के अभिलेखों के अनुसार बुनकर, सुनार, रंगरेज, धातु और हाथी दांत से बनी सामग्री के जो कारीगर हैं, जौहरी हैं, मूर्तिकार, मछुआरे, लुहार, इत्र व्यवसायियों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया और उन्हें स्तंभों, पट्टिकाओं और जलाशय आदि का दान दिया। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय की शिल्पकला और उनसे जुड़े हुए व्यवसायों के क्षेत्र में विशेष रूप से उन्नति हुई। इस समय एक अन्य जो शिल्प था वो था हस्तशिल्प में। वो था कि हाथी दांत और शीशे से बनी हुई वस्तुएं और मणि और माणिक्यों को तराशने का काम। शंख और सीपियों से उपयोगी सामान बनाने का शिल्प भी इस समय उन्नत अवस्था में था। हमें कुषाण स्थलों की उत्खनन से यहाँ कई ऐसे शिल्प की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और भारतीय जो हाथी दांत से बनी हुई वस्तुओं की अफगानिस्तान में और रोम में विशेष मांग थी, क्योंकि वहां से हमें भारतीय हस्त हाथी दांत की वस्तुएं वहां से प्राप्त हुई हैं, जिनको सातवाहनों स्थलों पर खुदाई से जो मिलने वाले हाथी दांत की जो वस्तु हैं उनसे जोड़कर देखा जाता है। तक्षशिला और अफगानिस्तान में रोमन शीशे भी की वस्तुएं भी पाई गई हैं। यद्यपि भारत में शीशे के शिल्प का ज्ञान ईसा की प्रारंभिक काल में आया, किंतु यहीं पर यह शिल्प ज्ञान अपनी उन्नत अवस्था में पहुंच गया था। इसी प्रकार से मौर्योत्तर काल में बड़ी पैमाने पर रत्न और मणियों का काम भी किया जाता था, जिनमें सीपियों से बने मनके और चूड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। सिक्कों का निर्माण इस काल की एक महत्वपूर्ण शिल्प था और इस काल में सोने, चांदी, तांबे, कांसे, शीशे और पोटीन से बने कई प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं और सिक्कों के निर्माण के क्षेत्र में यह काल प्रसिद्ध है। कारीगरों ने नकली रोमन सिक्के भी बनाए। यद्यपि इस काल में विभिन्न प्रकार के सिक्कों के सांचे हमें उत्तर भारत से और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। सातवाहन काल के सिक्कों के सांचों से पता चलता है कि एक बार में ही आधे दर्जन से अधिक सिक्कों की ढलाई हो जाती थी। यद्यपि यूनानी, शक, सातवाहन, कुषाण आदि सभी ने सिक्कों के प्रसार में योगदान दिया, किंतु संग्रहालयों में एकत्रित जो सिक्के हैं उनके संग्रह को देखते हुए ऐसा लगता है कि सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए और अल्प अवधि तक शासन करने वाले राजाओं ने भी पर्याप्त संख्या में सिक्के जारी किए थे। ये इनमें से जो अधिकांश सिक्के हैं हमें ब्रिटिश संग्रहालय सहित आधे दर्जन संग्रहालयों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से मौर्योत्तर काल में कृषि और शिल्प और उद्योगों का विकास हुआ। और अगला जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम विदेशी व्यापार का किस तरह से विकास हुआ और कहां-कहां से विदेशी राज्यों के साथ भारत का इस समय विदेशी व्यापार प्रसिद्ध था, उसका हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।